नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी हमें जो शेयर किए हैं ना, उनका नाम है अशोक। दिल्ली के रहने वाले, आज़ादपुर के पास के। और घटना इनके साथ में जो घटी थी ना, साल था 2011 का। तो चलिए अशोक जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। वो घटना तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाता हूँ। मैं तो एक तरह से कहूँ ना, मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ। मैं बचपन से मुझे अब बजरंगबली का अब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। मंदिर में जाता था, आरती में भाग लेता था। हाँ, अब मैं तो जवान हो चुका था। मैं अपने भैया भाभी के साथ अब रहता था। भाभी को एक छोटी मोटी बीमारी थी जिसका ऑपरेशन एम्स में अब हुआ था। हम दोनों भाई थे। बाकी परिवार तो हमारा अब कानपुर का रहने वाले थे। हम पूरा परिवार तो हमारा वहाँ पर था। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सब परिवार चिंता में थे। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। परिवार के लोग आए थे उस ऑपरेशन जब हुआ था। और उसके बाद जब ऑपरेशन सही हो गया, तब एक आध दिन रुक करके हमारे घर वाले वापस चले गए थे। अब बचे हम दो भाई। भाभी तो एडमिट थी। अभी तो उनका जो टाइम लगना था घाव सूखने में, जब डॉक्टर छुट्टी देंगे अभी तो टाइम लगना था। तो भैया भी नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करता था। लेकिन मेरी नौकरी अब उतना महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी भैया की थी। उनकी जो नौकरी थी ना, अब उसी से हमारा घर परिवार संसार चलता था। अब काफ़ी दिन हो चुका था भैया काम पर नहीं जा रहे थे, लेकिन वो टेंशन में लगे रहते थे। फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। और तब शायद अपने ऑफिस वाले को बोलते थे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, आपको तो पता ही है कि मेरे पत्नी का ऑपरेशन हुआ है। और तब मैं उनकी बात सुनता था। तब मुझे रहा नहीं गया। तब मैंने भैया को बोला कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, भाभी का ऑपरेशन सही हो चुका है, तो अब डर क्या किस बात का है। आप अपना जॉब संभालिए ना, आप जाइए, मैं बाकी काम संभाल लूँगा। आप दिन में अपना काम कीजिए और रात को अब आराम करके थोड़ा 1-2 घंटा अपना घर पर तब आ जाइएगा। यहाँ पर भी तो आराम ही करना है, कोई अब रात में काम तो है नहीं। अब इस तरह मैं अपने भैया को कन्विंस किया। भैया भी समझ गए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। आखिरकार वो अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। भैया के पास बाइक थी, बाइक से जाते थे। और इसके बाद रात के टाइम में वो आते थे। और तब मैं उनकी बाइक लेकर के अब मैं अपने घर जाता था। तब मुझे कहते थे कि जा छोटे, अब तू जा, सुबह में आ जाना। अब मैं सुबह में आता था। अब इसके बाद भैया फिर वही बाइक लेकर के घर निकल जाते थे। घर जाकर के तैयार बार हो करके अपना ऑफिस निकल जाते थे। ऐसा हम लोग का दिनचर्या चल रहा था। अभी डॉक्टर बताते थे कि हफ्ता 10 दिन और लग जाएगा पूरे सही होने में, और तब जाके छुट्टी मिलेगी। आखिरकार दिसंबर का महीना था। ठंड आप जानते हैं दिसंबर में और जनवरी में कितना पड़ता है दिल्ली में। वो भी दिसंबर की ठंडी भरी रात थी। शायद 31 दिसंबर से पहले की बात ही है, जहाँ तक मुझे याद है। और रात के टाइम में अब उस रात को भैया आते हैं करीब 10 बजे। ठंड थी और अपना ओवर कोट मुझे दे देते हैं कि आज छोटे, ठंड काफ़ी है, ये कोट पहन ले, और तब जाना ना, तब बाइक चलाते हुए ठंड लगेगी। मैं भैया से कहता हूँ कि आप मेरी चिंता मत करो, आप भी तो रात में यहीं पर रुकोगे, आपको भी ठंड लग जाएगा। और तब कहने लगे नहीं, मैं ठीक हूँ छोटे, बाइक चलाने में ठंड ज़्यादा लगती है। अब वो माने नहीं, तब मुझे ओवरकोट पहनना पड़ा। और फिर भैया की बाइक लेकर के मैं चल पड़ा। मैं धौला कुआं से पार कर चुका था। आज़ादपुर रिंग रोड पकड़ के मैं निकलता था। आना जाना उसी रास्ते से था। मैं धौला कुआं पार करके, जहाँ पर अब एक तरह से सुनसान रोड हो जाता है नारायणा तक, वहीं के आसपास की बात थी। और मैं अपने धुन में सवार, हाँ उस टाइम मैं थोड़ा स्मोक किया करता था, लेकिन भैया के अब नज़र में नहीं था, चोरी छुपे। अगर भैया जानते तो मेरी खाल खींच देते। अब मुझे स्मोक की लत तो नहीं थी, लेकिन अब उस टाइम मुझे अब ठंड के आसार में अब मुझे लगा कि थोड़ा स्मोक कर लेते हैं, आज शरीर में गर्माहट बढ़ जाएगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो एक जगह पर मैंने बाइक रोक दिया। पहले थोड़ा बाथरूम भी लगी थी, बाथरूम करता हूँ और इसके बाद सिगरेट सुलगाता हूँ।
स्मोक करता हूँ। अब फिर मैं सिगरेट जब ख़त्म हो जाती है तब मैं अपने बाइक के पास आ जाता हूँ और उसी टाइम मुझे एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं चौंकता हूँ, अरे ये लड़की की आवाज़ है, बड़ा मीठी आवाज़ है, कहाँ से आई? और तब मैं पीछे देखता हूँ तो एक लड़की हमारी तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। जवान लड़की थी, सूट सलवार पहनी हुई थी। मैं उसको देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। बहुत ही गजब की खूबसूरत थी। बाल उसकी खुली हवा थी, हवा में लहरा रही थी, जैसे उस पर ठंड का कोई असर नहीं हो रहा। सूट सलवार में कोई गर्म कपड़ा नहीं। मुझे लगा कि अब तो ये फैशन है भाई, आजकल ऐसे ही चलता है शहर में। अब इसको तो स्वेटर वगैरह पहनना चाहिए, शॉल वगैरह ओढ़ना चाहिए, लेकिन अपने कपड़े लत्ते अब क्या बताऊं, ये तो शहर का फैशन हो चुका है। मुझे इसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगा। वो आती है मेरे बाइक के पास में, कहती है आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे। उसकी इतनी मोहक मीठी आवाज़ थी कि मैं आवाज़ में जैसे गुम सा हो गया। कई पल तक मैं इसको चेहरा देखता रहा। कितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक देखी नहीं, बहुत ही प्यारी लगी। हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं। हमें गर्लफ्रेंड के लिए अब एक तरह से सच कहूँ ना तो मैं तरसता था, और मैं कहूँ ना कि भैया से डरता भी था। दोनों चीज़ भी था। अगर उनको पता लग जाए कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो मेरे से अब वो कैसा बर्ताव करते मुझे अच्छी तरह से पता था। बड़े ही कड़क स्वभाव के थे। अब मैं जब उसको देखता हूँ ना तो लगने लगा कि मेरे दिल की तमन्नाएं अब पूरी हो जाएगी। मैं एकदम देखता रहता हूँ। तब वो कहती, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? मैं हड़बड़ाया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहाँ जाना आपको? तब कहने लगी, बस कुछ ही दूरी तक, मैं जहाँ कहूँगी बस थोड़ा सा आप रोक दीजिएगा, पास में ही मेरा घर है, अब मैं चली जाऊँगी। मैं समझा कि पास में तो आगे नारायणा आएगा, शायद नारायणा गांव की रहने वाली है, चलो मैं अकेले भी हूँ और खूबसूरत लड़की के साथ हो जाएगा। चलो 5-10 मिनट ही सही, कम से कम मेरे अब साथ तो रहेगा, मेरा जीवन सफल तो हो जाएगा। सच कहूँ ना कि मैं उस टाइम कुछ भी सोच नहीं रहा था। उस लड़की के खूबसूरती के आगे मैं ऐसा फिदा हो चुका था कि बस लग रहा था कि जैसे मुझे जन्नत मिल गया है। बिल्कुल मुस्कुरा करके, और जितनी मीठी आवाज़ थी, मैं तो उसमें खो सा गया था। जैसे लगा कि मैं उसके बस में हो चुका हूँ, जादू में अब गुम हो चुका हूँ। आखिरकार लड़की कहती, बार बार आप मुझे घूर कर देख रहे हो, क्या इतनी मैं सुंदर हूँ क्या? तब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं कहाँ देख रहा था आपको। तब मुस्कुरा दी। कहने लगी कि यही बात करना है कि आगे भी चलना है। जब मैं उसका इशारा समझता हूँ ना तो मैं एकदम से रोमांच में भर जाता हूँ। कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है? तब मैं पूछता हूँ, मैडम जी आप कुछ कह रही थी, मैं समझ नहीं पाया। कहने लगी कि ये रिंग रोड है, क्या यहीं पर सारी बातें कर लेंगे? अरे मेरे आगे मेरा घर है, चलो वहाँ पर हम बात करेंगे, रात गुजारेंगे। जब मैं ये सुनता हूँ ना तो मेरे मन खिल सा उठता है। इतनी शानदार लड़की, सुंदर लड़की खुद मुझे अब एक तरह से आमंत्रित कर रही थी, तो ये मौका कैसे मैं चूकने वाला था? और आज तक कभी मुझे ऐसा मौका मिला ही नहीं। मैं अपने भाई साहब से डरता था। अब मैं कहूँ ना कि कभी इतनी लड़की के संपर्क में कभी आया भी नहीं जो आज मेरे साथ में हो रहा था। सच कहूँ कि मैं इस रात को धन्यवाद कर रहा था। ये रात अगर नहीं होती तो शायद मैं उस लड़की से मिल ही नहीं पाता। अगर मैं इस जगह पर रुकता नहीं, सिगरेट नहीं सुलगाता, तब शायद मैं यहाँ रुक ही नहीं पाता। मैं तो धड़ल्ले से इस रोड को पार कर लेता। सच कहूँ उस लड़की ने मुझे अंदर से रोमांच से भर दिया था। मेरे तो जैसे होठ सूख गए थे जब वो बोलती है कि हम रात कमरे में बिताएंगे। क्या इरादा है, क्या मेरे साथ में चलोगे? तब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर भैया को पता लग गया तो, अरे भैया कैसे पता लगेगा, जब मैं बताऊंगा तब ना। 1-8 घंटे रुक करके फिर मैं घर निकल जाऊंगा, कैसे मालूम होगा? मैं अपने आप सारा अब सोच रहा था, अपने सवालों का खुद ही जवाब दे रहा था। तभी वो लड़की कहने लगी, क्या सोचती रहोगी कि चलना भी है? अगर नहीं चलना है
तो जाओ, निकल जाओ। तब मैं कहने लगा, अरे नहीं नहीं बैठिए। मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ, आप पीछे बैठने का इशारा करता हूँ। वो लड़की बिल्कुल चिपक के मेरे साथ बैठ जाती है। एक गर्मी की एहसास होती है जाड़े भरी रात में। और मैं कहूँ ना कि ऐसी रात तो मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं आई थी। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा था, गर्माहट पैदा हो रही थी। आप सच कहूँ कि मैं बाइक अब धीरे धीरे चला रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी, यार थोड़ा तेज चला लो, क्या आप बैलगाड़ी की तरह अब चलाते रहोगे। और तब मैं जैसे जोश में भर जाता हूँ, आप फुल स्पीड पर कर देता हूँ बाइक। और तब कहती कि इतना भी जोर नहीं, थोड़ा संभल करके, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। अपने बारे में नहीं बोलती है, मेरे बारे में सोचती है कि मुझे कोई चोट ना लग जाए। अब मैं तो बड़ा खुश था कि चलो आज रात आज मैं इसके साथ गुजारूंगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। आज तक मैं किसी लड़की की तरफ अब मिला भी नहीं, ना देखा, ना कभी ऐसा मौका आया। आज मेरी भगवान ने सुन लिया है। सच कहूँ मैं बहुत खुश था। मैं कुछ देर तक चलता हूँ, अचानक मेरा जो फ़ोन है ना बजने लगता है। अब फ़ोन में जो कॉलर ट्यून लगा रखा था ना, हनुमान चालीसा था। हनुमान जी को मैं पूजा पाठ किया करता था ना उस टाइम में, बचपन से। तो मैंने अपने फ़ोन में कॉलर ट्यून लगाया था। जैसे ही हनुमान चालीसा बजना शुरू होता है ना, अचानक मेरे बाइक डगमगा जाती है। मैं गिरते गिरते बचता हूँ। और तब मैं ब्रेक लगाता हूँ। और तब देखता हूँ कि लड़की कब बाइक से उतर करके रोड के पटरी पर खड़ी हो गई है। जैसे उसके चेहरे के भाव अब उड़े हुए हैं, डरी हुई है। लगातार फ़ोन बज रहा था, हनुमान चालीसा बज रहा है फ़ोन में। और लड़की जैसे दहशत में पड़ी हुई है, डरी हुई है, पटरी पर खड़ी है। मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाता हूँ। उस टाइम फ़ोन को आना मुझे ऐसा लगा कि मेरे अरमानों पर पानी फिर गया है। अगर उस टाइम फ़ोन नहीं आता ना, तो मैं शायद उस लड़की के साथ बाइक पर चल रहा होता। ना जाने मेरे साथ में आगे चल के क्या होता, उसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन उस वक्त में मुझे बड़े गुस्सा आ रहा था। लेकिन भैया का फ़ोन था, लगातार बज रहा था, लगातार बज रहा था। और लड़की पटरी पर खड़ी डरी हुई दिखाई दे रही थी। आखिरकार फ़ोन कट जाता है, मैं उठा नहीं पाता हूँ। और तब लड़की मेरे नज़दीक आती है और कहती है, तू तो आज बच गया, लेकिन कभी न कभी तू मेरे चक्कर में ज़रूर आएगा। जा, आज तू बच गया। और तभी दोबारा फ़ोन फिर बजने लगता है, वही हनुमान चालीसा। जब मैं उसकी लड़की का ये बात सुनता हूँ ना, तब मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन जब अपना असली रूप में आती है ना, तब तो जैसे मेरे प्राण निकलने पा जाते हैं। इतनी भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। जब अपना असली चेहरा में आती है ना, तो 40-45 साल की लगती है। बाल एकदम सफ़ेद हुए पड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं, आंखें धसी हुई दिखाई दे रही हैं, भयानक चेहरा हो जाता है। सच कहूँ कि हनुमान चालीसा जो फ़ोन में बज रहा था, मैं उठाता नहीं, जैसे अपने जेब में रख करके, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे बजरंगबली, आपने मेरी जान बचा ली। बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुड़ मुड़ के देखता हूँ, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देती पटरी पर। हाँ, तब मुझे चैन आता है। फ़ोन लगातार बज रहा था, भैया बार बार फ़ोन कर रहे थे, वही हनुमान चालीसा, सब कुछ बजता जा रहा था। आखिरकार मैं नारायणा पार करके, डर इतना गया था, पार करके तब मैं अब बाइक रोकता हूँ और फिर भैया का फ़ोन उठाता हूँ। भैया गुस्से में लग रहे थे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा छोटे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। और तब मैं डरा हुआ अब दिखाई देता हूँ, बोलने में भी थोड़ा अब असहज हो जाता हूँ। भैया कहते हैं कि बात क्या है। तब मैं कहता हूँ, भैया कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। मैं बोला कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी ना, बाइक चला रहा था। और तब भैया कहने लगे कि सुन छोटे, ये काम ज़रा सुबह में करके आना, जो काम बताए थे। और तब मैं भैया को बोलता हूँ कि ठीक भैया, वो मैं काम करके और तब मैं लौटूंगा, आप चिंता मत करो। वाकई में सच कहूँ ना, और उसके बाद से मैं कभी भी किसी को लिफ्ट देना ही बंद कर दिया। कोई अगर मुझे लिफ्ट मांगता ना दिन के टाइम में, तो मैं 100 बार सोचता था, क्या मैं इसको लिफ्ट दूं। कैसी मेरे ऐसी रात में जैसी घटना घटी थी,
कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगी, डर चुका था। और सच कहूँ ना कि अगर मेरे फ़ोन में वो कॉलर ट्यून हनुमान जी का नहीं होता ना, तो शायद मैं कहीं और होता, मेरे साथ में ना जाने क्या खेल हुआ होता। मैं तो उसकी कल्पना करके डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी अशोक जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।